tell you that the dream car that you have purchased on a car loan is actually a ticking time bomb. And by the time आप इस वीडियो को खत्म करेंगे लगभग 8 Indians would have defaulted on their car loans. But the scariest part is that उनमें से 65% लोगों को ये पता है कि वो ओवरस्पेंडिंग कर रहे हैं बट फिर भी इस ट्रैप में फंस रहे हैं जस्ट टू कीप अप। मेरे दोस्त विक्रम ने भी नई कार लेते हुए 2 साल पहले ऐसा ही सोचा था कि नई कार लोन पर लूंगा और ईएमआई तो बस 15,000 पर महीने की ही बनेगी। लेकिन आज 2 साल बाद भी लोन की ईएमआई का स्ट्रेस उसके सिर पर भूत बन के मंडरा रहा है। जहां उसने सोचा था कि ये नई गाड़ी उसका स्टेटस बढ़ाने वाली है, अब वही एक ऐसे स्पाइडर वेब में फंस चुका है जहां से निकलना नियरली इम्पॉसिबल हो चुका है। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी अदर इंडियन। ऐसे हुआ ये सब। चलिए इसी से पर्दा उठाते हैं और आज बात करते हैं कार लोन के इस ट्रैप के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या, मैं तो स्मार्ट हूँ। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में लगभग 77 to 84% न्यू कार्स लोन पर ही खरीदी जाती हैं। एंड अगर आप भी एक नई गाड़ी अपनी फैमिली के लिए कार लोन पर लेने की सोच ही रहे हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इसलिए अगर आप ले चुके हैं लोन या फिर ऐसा सोच रहे हैं तो यहाँ से एक भी स्टेप इस वीडियो का मिस मत करिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक सिंपल सा कार लोन आपको डेट ट्रैप में धकेल सकता है और क्या कार लोन लेना सही भी है या नहीं, और अगर हाँ तो कितना। इसी के साथ वो हिडन रीजन जिसकी वजह से लगभग 65% लोग अपने बजट से 30% महंगी गाड़ी खरीद बैठते हैं। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ऑलरेडी कार लोन रन कर रहे हैं और ईएमआई मंथ ऑन मंथ भर रहे हैं तो वो क्या 3 स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप अभी भी इस डेट ट्रैप से बच सकते हैं। उससे पहले एक सवाल, क्या आपने भी कभी अपना गाड़ी लेने का बजट एक्सीड किया है शोरूम में जाने के बाद? कमेंट्स में येस या नो लिख के मुझे जरूर बताइए। तो विक्रम एक आईटी कंपनी में काम करता है वेयर ही अर्न्स अ डिसेंट सैलरी ऑफ 75,000 पर मंथ। 3 साल पहले उसकी शादी हुई और फिर वो नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे लोग अपनी नई गाड़ी के साथ पोस्ट कर रहे थे तो उसके भी प्रेशर में आना बहुत ही ज्यादा नेचुरल था। एंड दैट्स व्हेन विक्रम डिसाइडेड टू बाय अ न्यू कार फॉर हिम एंड हिज वाइफ व्हिच इज अराउंड अ बजट ऑफ 8 लाख रुपीस एंड अ कॉम्पैक्ट कार। उसके लिए ईएमआई कैलकुलेटर से ईएमआई कैलकुलेट करी, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन शोरूम में जाने के बाद क्या हुआ? शोरूम में गया तो सेल्समैन ने विक्रम को प्रीमियम मॉडल दिखाया 14 लाख रुपए का। उसने कहा कि सर इसमें ईएमआई सिर्फ 6,000 रुपए एक्स्ट्रा होगी पर महीना और आप फीचर्स तो देखो, एलॉय व्हील, सनरूफ, क्लासिक म्यूजिक सिस्टम, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। सो ये सब देखकर विक्रम का मन ललचाया और उसने सोचा इट इज जस्ट 6,000 रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा, क्या ही फर्क पड़ता है। एंड एज अ रिजल्ट 14 लाख की ब्रांड न्यू गाड़ी बुक हो गई विद अ कार लोन। आगे जाने से पहले एक और चीज, आप बताइए अगर आप विक्रम की जगह होते तो आप इनमें से क्या ऑप्शंस चूज करते? ऑप्शन नंबर ए, उस प्रीमियम गाड़ी को लेने का डिसीजन विक्रम की तरह ही बना लेते। ऑप्शन बी, अपने बजट वाली गाड़ी पर ही स्टिक करते। या फिर ऑप्शन सी, किसी मॉडरेट रेंज वाली गाड़ी पे सेटल कर लेते। कमेंट्स में मुझे अपनी ऑप्शन लिखकर जरूर बताइए। अब कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सिर्फ 6,000 रुपए पर मंथ ही तो एक्स्ट्रा है ईएमआई में, व्हाट्स द बिग डील इन दैट? बट आप रुकिए और जरा इस मैथ्स को समझिए। 5 साल के लोन टर्म पे ये एक्स्ट्रा 6,000 पर मंथ इज इक्वल टू 3.6 लाख एक्स्ट्रा ओवर द लोन पीरियड एंड उसके ऊपर से इंटरेस्ट, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए ज्यादा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक रिसर्च है कि लगभग 65% ऑफ कार बायर्स एक्चुअली शोरूम में जाकर लगभग 15 से 30% एक्स्ट्रा स्पेंड कर देते हैं अपने बजट से ज्यादा, और इसे कहते हैं द शोरूम इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें विक्रम जैसे कई और लोग फंसते हैं। उसने 14 लाख की गाड़ी 10% के डाउन पेमेंट के साथ लगभग 12 लाख के लोन अमाउंट पर खरीद ली, जिसका ईएमआई बना 28,000 पर मंथ के आसपास। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई। विक्रम की सैलरी का लगभग 40% अब इस कार लोन की ईएमआई में जा रहा था। इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, पेट्रोल, ये सब एक्सपेंसेस तो उसने कैलकुलेट ही नहीं किए थे। उसके ऊपर से 3 महीने बाद उसके बच्चे की स्कूल फी बढ़ गई। 6 महीने बाद उसकी वाइफ की एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई जिसमें की अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो गए। तो अब विक्रम के पास ऑप्शंस हो गई थी कम, लेकिन खर्चे हो गए थे काफी ज्यादा, और उनको टैकल करने के लिए विक्रम ने क्रेडिट कार्ड को यूज करना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ पर्सनल लोन जैसी चीजों को भी ऑप्ट कर लिया। एंड विद इन 1 ईयर विक्रम के पास खड़ी हो गई थी 3 अलग अलग तरह की ये सब ईएमआईज। एंड इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? वेल, विक्रम की 75,000 पर मंथ की सैलरी में अब 55,000 के आसपास का अमाउंट तो इन ईएमआई में ही जा रहा है।
और उसके पास क्या बचा बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर चलाने के लिए या फिर किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि एक डेट को कवर करने के लिए आपने एक और डेट ले लिया हो? Let me know in the comments. विक्रम की कहानी अकेली नहीं है। लेटेस्ट 2024 के रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में लगभग 75 से 84% न्यू कार्स लोन्स पर ही खरीदी जाती हैं, जहां 2019 में ये सिर्फ 72 to 75% तक ही था। देखिए 5 साल में ये कितना बढ़ गया है। एंड एक सरप्राइजिंग बात ये है कि टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स में भी अब 75% लोग गाड़ी कार लोन पर ही खरीद रहे हैं। एंड उसके ऊपर एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि पहले लोग 30 से 35% तक का ही लोन अमाउंट लेते थे गाड़ी लेने के लिए, लेकिन अब ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब लगभग 85% का लोन अमाउंट होता है गाड़ी लेने के लिए। दिस इज अ डबल वैमी इफेक्ट। और प्रॉब्लम सिर्फ लोन लेना नहीं है, प्रॉब्लम है वो शोरूम इफेक्ट जहां पर हम शोरूम में जाकर डीलर के प्रेशर में आकर अपना बजट बढ़ाकर गाड़ी ले लेते हैं। कार वैल्यू की कॉन्टिन्यूस डेप्रिसिएशन होना, जहां पर शोरूम से बाहर निकलते ही कम से कम 10 से 15% वैल्यू तो गाड़ी की कम हो ही जाती है। और इन सब चीजों से बढ़ने वाला वो ईएमआई का बर्डन, जहां पर इनकम का 30 to 40% ऐसी ईएमआईज में ही चला जाता है, जिसके बाद और डेट लेना पड़ता है उसे कवर करने के लिए, एंड दैट बिकम्स अ डेट स्पाइरल। हाउएवर द बिगर पिक्चर इज इवन स्कैरियर। आपको पता है कि 2014 से 2024 के इस 10 साल के टाइम स्पैन में पर्सनल लोन्स की परसेंटेज ग्रॉस बैंक क्रेडिट में 16.9% से बढ़कर 32.4% हो गई है। सरल क्रेडिट के एक सर्वे के हिसाब से 67% इंडियन फैमिलीज ने पर्सनल लोन्स लिए हुए हैं और 53% इंडियन यूथ 30 साल की उम्र से पहले ही पर्सनल लोन ले लेते हैं। सोचिए जरा, क्या ये अलार्मिंग ट्रेंड नहीं है? एंड उससे भी बड़ी बात ये है कि गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। रियल एस्टेट की तरह इसकी वैल्यू कभी बढ़ती नहीं है। 5 साल बाद जब विक्रम का लोन खत्म होगा तो उसकी 14 लाख की गाड़ी की वैल्यू घटकर सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए की रह जाएगी, लेकिन उसमें उसने लोन अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पे किया होगा लगभग 18 लाख रुपए का। तो उसके हाथ में क्या बचेगा? एक ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू अब सिर्फ 5 से 6 लाख रह गई है। ये सबसे बड़ा स्कैम है। क्या आपने भी सोचा है कि कभी आपकी गाड़ी की कितनी वैल्यू रह जाएगी जब आपकी गाड़ी का लोन खत्म होगा? अब आप सोचेंगे कि जब तक कैश नहीं हो तो क्या करें, गाड़ी लेनी ही नहीं चाहिए। वेल, बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन समझदारी के साथ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गाड़ी लेने के लिए हमेशा 20-10-4 का रूल फॉलो करना चाहिए, जहां पर आपकी डाउन पेमेंट एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल कार वैल्यू होनी चाहिए। इससे आपका लोन का अमाउंट कम हो जाता है, जिससे कि आपकी मंथली ईएमआई का बर्डन कम हो जाएगा। और उसके बाद गाड़ी से रिलेटेड और सारे एक्सपेंसेस जैसे कि मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आपकी इनकम के 10% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और इस 20-10-4 के रूल में 4 का मतलब है कि आपका लोन का पीरियड 4 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। आपको टेम्पटेशन जरूर होगी कि ईएमआई कम कर लेता हूँ अगर मैं 5 साल या 7 साल का लोन कर लेता हूँ, लेकिन आपको उसमें ये समझना होगा कि जितना लंबा लोन चलेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 के आसपास की है तो आपके मंथली गाड़ी से रिलेटेड एक्सपेंसेस 5,000 से ऊपर के नहीं होने चाहिए। That means you can easily buy a car which is under a budget of 8 to 9 lakh rupees। आप बताइए कि आप कितने लोगों को जानते हैं जो इस रूल को ऑलरेडी फॉलो करते हैं। और अगर आप कार लोन ऑलरेडी लेकर मंथ ऑन मंथ ईएमआई भर रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप इस डेट ट्रैप से जल्द निकल जाए। नंबर 1 इज, जब भी आपको कहीं से कोई एक्स्ट्रा इनकम मिलती है तो वहां पर वॉलेंटरली आप अपने ईएमआई के अमाउंट को इंक्रीज करिए। नंबर 2 इज, इंटरेस्ट रेट्स कम होने पर अपनी गाड़ी के लोन को लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर रीफाइनेंस करवाइए। नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओकेजनल लम सम पेमेंट करके अपने गाड़ी के लोन अमाउंट को ही कम कर दीजिए। नाउ बैक टू विक्रम स्टोरी। उसकी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है। उसने कुछ ये चीजें डिसाइड करी हैं। उसने अपनी गाड़ी को बेच दिया, हाँ लॉस में सेल किया, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं था। और उसने अब एक सेकंड हैंड गाड़ी ली है जो लगभग 4 लाख रुपए के आसपास की पड़ी, एट 2 इन कैश पेमेंट। एंड देन उसने अपने क्रेडिट कार्ड ड्यूज को क्लियर करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट बजट प्रिपेयर किया। पर्सनल लोन को भी जल्दी पे करने के लिए अब वो ओवर टाइम काम कर रहा है। आज 6 महीने बाद विक्रम डेट फ्री नहीं है, लेकिन सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। उसका पूरा स्ट्रेस कम हो चुका है, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी वो अब स्पेंड कर पाता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या विक्रम ने गाड़ी बेचकर सही डिसीजन लिया है या फिर उसे वो गाड़ी रखे रहना चाहिए था? प्लीज कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताइए। इंडिया का मिडिल क्लास जो कभी अपनी सेविंग्स के लिए काफी फेमस होता था, वो अब इस
इस डेट कल्चर में फंसता जा रहा है। गाड़ी रखना एक स्टेटस सिंबल जरूर हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस ये किसी भी तरह के स्टेटस सिंबल से ज्यादा हार्मफुल है। तो अगर आप भी गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो याद रखिए कि बजट से ज्यादा कभी भी स्पेंड मत करना। 20-10-4 का रूल हमेशा फॉलो करना। कार को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक एक्सपेंस ही समझे और शोरूम इफेक्ट से बच के रहे, क्योंकि असली स्टेटस सिंबल है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और असली स्टेटस है आपकी स्ट्रेस फ्री लाइफ। असली सक्सेस है वाइज फाइनेंशियल डिसीजन। नाउ द फाइनल क्वेश्चन, इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप अपनी गाड़ी लेने के प्लान्स को रिकंसिडर करने वाले हैं या नहीं? कमेंट्स में मुझे यस या नो लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी चीज हेल्पफुल लगी है तो इसे अपने आसपास के लोगों के साथ जरूर शेयर करिए, स्पेशली वो लोग जो गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको पता है कि वो ऐसे किसी डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। ऐसे ही और तरह के मिथ बस्टिंग फैक्चुअल वीडियोस को आप यहाँ से देख सकते हैं और अपने बाकी फाइनेंशियल डिसीजंस को और किसी तरह के प्रोबेबल स्कैम से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं।